हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर के नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मैं बिल्कुल जो आपके एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है तो मैं उसको लाइन बाय लाइन वो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, बताऊँगा, लेकिन मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं बताते हुए मैं क्या करूँगा, पहले इसका एक इंट्रोडक्शन बताऊँगा। जो नेशनलिज़म होता क्या है, नेशन कैसे बना, नेशन बनने के नेशन और जो आपका कंट्री होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो नेशन की भावना कैसे आई, फिर नेशन आया तो ऐसे कौन कौन से कारण रहे होंगे कि हमारे देश में नेशनलिज़म की भावना जागृत हुई। तो इस तरह हम लोग एक पूरे सीक्वेंस पे पढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और आप समझने के लिए आपको इसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास नेशनल आता था तो पहले हुआ क्या था, ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, जब हमारे पास 15 अगस्त 1947 हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद कई हिस्ट्रियाँ लिखी गई। तो जब हिस्ट्री लिखी गई तो इसमें बताया गया कि आपका जो नेशनलिज़म था वो कहाँ से आया था, बाहर से आया था। इसकी जो भावना जागृत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बाहर से हुई थी। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब भी हिस्ट्री लिखी गई है तो ज़्यादातर लोगों ने, स्कॉलर थे, जो हिस्टोरियन थे, वो कहाँ के थे, वो थे ब्रिटिशर थे। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आपकी कहानी कोई आपके अलावा कोई दूसरा लिखेगा तो वो ऐसे कोई आपके जो जो चहेता होगा, आपको जो पसंद करता होगा, वो तो आपकी खूबी लिखेगा। लेकिन जो आपको पसंद नहीं करता होगा वो क्या करेगा, आपकी जो अच्छी बातें हैं उसको कम बताएगा और आपकी जो बुरी बातें हैं या जो आपने नहीं किया है उसको ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा यहाँ भी हुआ। तो जो हमारे पास ब्रिटिश स्कॉलर थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये बताया कि जो आपका नेशनलिज्म है वो कहाँ से आया, यूरोप से आया। और कुछ बात तक सही भी है कि क्योंकि सबसे पहले नेशनलिज्म कहाँ आया था, यूरोप में आया था, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हुआ क्या था, पहले थोड़ा जानिए कि नेशनलिज्म आया कैसे था। तो क्या हुआ था कि यूरोप में था, देसी रियासत थी, वहाँ राजाओं का शासन चल रहा था। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि अपनी आइडेंटिटी उनको मिल नहीं रही थी, सभी राजाएं अलग अलग थे, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी चल रही थी। तो वहाँ के लोग क्या किए, वहाँ के लोगों ने बोला कि अब ये राजा वजा का शासन हटाओ, हम लोग सभी एक साथ आते हैं, अपने आप को एक बनाते हैं। एक कम्युनिटी थी, एक कम्युनिटी को जोड़ते हैं और हम लोग एक कहलाते हैं। तो इसी तरह क्या हुआ, उन्होंने राजाओं का शासन हटाया धीरे धीरे करके। ये एक रात की बात नहीं है, ये लंबा प्रोसेस होता है। तो इन्होंने धीरे धीरे करके सभी राजाओं को हटाया और वहाँ यूरोप में एक आइडेंटिटी को डेवलप किया। तो ये धीरे धीरे डेवलप करते करते कहाँ पहुँच गए, ये धीरे धीरे पहुँच गए नेशन के कॉन्सेप्ट में। तो नेशन होता क्या है सर, तो नेशन ऐसा पूरा एरिया होता है जहाँ पास जो वहाँ के बिलोंगिंग्स होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो सेम कल्चर से या सेम थॉट से या सेम जो उनका बिहेवियर होता है, जो सेम ओरिजिन होता है, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो क्या सर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती वो नहीं होती, होती हैं, ये भी होती हैं। तो जो जैसे मान लीजिए कि यूरोप के लोग क्या हो गए, अलग अलग देसी रियासत के लोग थे, वो सभी अपने राजाओं को हटाया और क्या किया, एक साथ हो गए। उन्होंने पहचान बनाई कि हम सभी एक ही समुदाय के हैं। जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ, जैसे क्या हुआ होगा, मान लीजिए ये यूरोप है, यूरोप में ये सभी अलग अलग राजाओं के अंडर में थे, लोग थे। इन्होंने क्या किया, इन सभी राजाओं को हटाया और एक देश बनाया, एक नेशन बनाया, एक राष्ट्र बनाया। और ये इन्होंने आइडेंटिटी को पा लिया था कि हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, लेकिन हम पे अधिकार करने वाला, हम पे राज करने वाला कोई अलग है। तो उन्होंने क्या किया, इन सभी राजाओं को हटाया और ये सभी एकजुट हो गए। जब ये सभी एकजुट हो गए और इनको अब क्या ज़रूरत पड़ी, अब इनको ज़रूरत पड़ी कि हमारा जो लाइफ है, जो हमारे पास एक डेमोक्रेसी है, जो हमारे पास जीने का तरीका है, वो एक तरह होना चाहिए, यानी एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, इन्हीं लोगों में से कुछ लोग निकल के आएंगे जो इन पे क्या करेंगे, इनको, इनके बिहेवियर को, इनको लाइफ को, इनके रूल को, इनके लॉ को क्या करेंगे, आगे इन्हेंस करेंगे। वही क्या कहलाते हैं, डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। वही क्या किया, धीरे धीरे उनमें पॉलिटिकल क्षमता आने लगी और वही कुछ लोग क्या करने, रूल करने लगे। तो ये क्या था, ये जो जन्मजात नहीं थे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जो राजा का लड़का है वही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था।
ये क्या हो रहे थे, राजाओं को हटाया, इसमें से ही कुछ लोग निकल के आए जिसे कहा जाता है वो इलेक्टेड आए, और इलेक्टेड लोग ही क्या करें, इस पर शासन कर रहे थे। तो ये हो गई यूरोप की बात। अब हम लोग आते हैं कि इंडिया में क्या हुआ। तो इंडिया में क्या हुआ, अच्छा इससे पहले थोड़ा चीज़ें और बता देना चाहता हूँ कि ये नेशनलिज्म में ये थोड़ा थोड़ा होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने नेशनलिज्म के लिए थोड़े और पॉइंट लिखे हैं। तो जब नेशनलिज्म की भावना आती है, जब राष्ट्रवाद की भावना आती है, तो देखिए वहाँ पास जो लोग होते हैं उनको क्या लगता है, उनको लगता है हु देवर, वो कहाँ से आए हैं। जब आपकी नेशनलिज्म की भावना जागृत होती है ना, तो ये लगने लगता है कि जब हम सभी एक ही जगह रह रहे हैं लेकिन अलग अलग महसूस होने लगता है। तो जब नेशनलिज्म की भावना आती है तो ये सभी क्या लगता है, ये सभी को लगता है कि हम सभी एक हैं। व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, वो सभी, जैसे कि सभी राजा अलग अलग थे, राजाओं के अंडर में थे। अगर कोई पूछ रहा है कि आप कौन से, तो बताते थे कि मैं इधर के राजा के राज्य में रहता हूँ, उधर वाला, एक ही देश में रह के अलग अलग राजाओं की आइडेंटिटी थी। तो ये क्या होता है, जब नेशनलिज्म बनता है, जब नेशन बनता है, तो क्या होता है, उनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे कि आज मुझसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं बता सकता हूँ एक भारतीय हूँ, मैं क्या हूँ, एक इंडियन हूँ। तो ये क्या है, अगर आपसे भी कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, मैं एक इंडियन हूँ। तो क्या है, आप हो सकता है कि मैं हिंदू हूँ, आप हो सकता है मुस्लिम हो, आप हो सकता है क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप क्या बताओगे, मेरा एक नेशनलिटी है जो कि है इंडियन। तो यही क्या कहलाती है, एक यूनिटी कहलाती है, ठीक है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब सपोज कीजिए कि मैं कौन हूँ, इंडियन हूँ, आप कौन हो, इंडियन हो। अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा दोस्त क्या है, इंडियन है। अब ये तो नहीं बोलूँगा ना मेरा दोस्त अफ्रीकन है, मेरा दोस्त क्या है, ब्रिटिशर है, नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी है, तो मेरे आसपास वाले जितने भी बिहेवियर वाले लोग हैं वो भी कैसे होंगे, वो भी हमारे कल्चर के होंगे, वो भी हमारी आइडेंटिटी के होंगे। तो इससे क्या होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है कि यानी जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी कैसे हैं, वो हमारे ही जैसे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक प्रबल भावना का विकास होता है। अगला बात, नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए कौन कौन से जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते थे। देखिए, न्यू सिंबल्स आते थे। आपको पता होगा कि जैसे आपने कम्युनिज्म में देखा होगा तो एक हंसिया होता था, उसमें भी एक सिंबल होता था। तो एक पर्टिकुलर सिंबल्स आते हैं, जैसे हम लोग का क्या है, सिंबल्स है, जैसे अशोक स्तंभ है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, सिंबल्स है जो हमको एक आइडेंटिटी में बांधते हैं। आइकन्स आते हैं, कई कई आइकन्स आएंगे, स्लोगन आएंगे, जैसे कि आपका नेशनल मूवमेंट में चला था करो या मरो का नारा चला था, स्लोगन चला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा जो स्लोगन चले थे। ये क्या कर रहे थे, ये एक प्रबल भावना का विकास कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग आपको इंथुजियास्ट कर रहे थे कि आप क्या करो, नेशनल मूवमेंट पे कूदो, नेशनल मूवमेंट को तेज बनाओ। तो ये क्या करते हैं, आपके अंदर एक जोश को पैदा करने का काम करते हैं। सॉन्ग्स आते हैं, जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, आप कमेंट में बताइएगा। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में हमारे में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो नेशनल सॉन्ग्स आने लगे थे, लिंक्स। तो ये क्या होता है, ये जब क्या हो रहा था कि जैसे ही आपको न्यू सिंबल्स मिल रहे थे, न्यू आइकन्स मिल रहे थे, सॉन्ग्स मिल रहे थे, इससे क्या हो रही थी, जो आपके राष्ट्रवाद की भावना है ना, जो आपका नेशनलिज्म की भावना है, वो क्या हो रही थी, जागृत हो रही थी, वो इन्हांस हो रही थी, बूस्ट हो रही थी। तो इससे क्या होता है कि सभी लोगों को एक लिंक मिलती है। अब जैसे कि आप हो और आपके चारों ओर के लोग हैं, अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको क्या करना है, एक दीवार बनानी है, कॉमन हो गया आपके लिए। और क्या कर दिया, आपको सभी को दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया एक, आपको पर्टिकुलर ईटा दे दिया गया, आपको सीमेंट बालू सभी दे दिया गया। तो क्या हो गया कि एक कॉमन गोल के लिए आपको अलग अलग चीज़ें दे दी गई। अब आप जब सभी लोग एक साथ मिलोगे तभी आपकी जाके क्या तैयार होगी, दीवार तैयार होगी, है ना। तो ऐसे ही क्या हो गया, सभी को सिंबल्स, आइकॉन और सॉन्ग के जरिए सभी को एक लिंक करने की जरूरत पड़ी। और जैसे ही ये लिंक बढ़ा तो जितनी भी बाउंड्रीज थी हम लोगों के बीच, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, कौन जमींदार है, कौन कृषक है, कौन पिजनर्स है, कौन मजदूर है, कौन लेबर्स है, कौन राजा है, सभी एक जैसे एक लेवल पे आके खड़े हो गए। जब सभी एक लेवल पे आगे खड़े हो गए तो जो हमारे पास नेशनलिज्म की भावना थी वो क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गई। तो क्या हुआ इसके आगे आया हमारे पास नेशनलिज्म के मूवमेंट आए, नेशनल मूवमेंट्स आए। अब सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो आ गए, लेकिन नेशनलिज्म आया क्यों, ये तो नहीं बताया आपने। तो सुनिए अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म आने का जो मेन कारण था वो क्या था, मेन कारण था हमारे यहाँ जो हमारे पास कॉलोनीज थी, ठीक है ना। अब यहाँ आप समझिएगा, यहाँ से आपका जो मेन थीम चालू होती है वो चालू होती है। अभी तक तो ये सभी नेशनलिज्म क्या होता है ये सब क्या था हो गया।
अब आते हैं हम लोग मेन थीम पे नेशनलिज्म के। तो होता क्या है, देखिए सपोज कीजिए कि आपका परिवार है, पहले आपका परिवार लेते हैं, फिर इसके बाद मैं समझाता हूँ कि नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। तो जैसे आपका परिवार है, आप सपोज कीजिए कि आपके परिवार में सभी लोग रह रहे हैं और बाहर से कोई व्यक्ति आता है जो कि आपका भला नहीं चाहता है, दिखाता है, जैसे कह देते हैं मजाक मजाक में, जैसे आपके पड़ोसी। तो क्या होता है कि जैसे आपके परिवार में कोई बाहर से व्यक्ति आया, आपका मान लीजिए सो कॉल्ड पड़ोसी आया, जिसकी इंटेंशन सही नहीं है। अगर उसकी इंटेंशन सही नहीं है तो वो क्या करेगा, आपके घर में आके धीरे धीरे आपके घर में डालेगा, फूड डालने की कोशिश करेगा, एक दूसरे के जो व्यक्ति हैं उन दोनों से उनके बाद अलग अलग चीज़ें बताएगा, उनको भड़काने की कोशिश करेगा, और क्या करेगा अंत में वो ये कोशिश करेगा ये क्या हो जाए, एक दूसरे से टूट जाए। ये कब होता है, अब सपोज कीजिए ये होगा क्यों, पड़ोसी आपके यहाँ क्यों आएगा, पड़ोसी आपके यहाँ तभी आएगा ये सब करने कि जब पड़ोसी का घर आपके घर से बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बिलो हो, यानी आप अच्छे संपन्न लोग हैं। सपोज कीजिए कि आपके यहाँ कार है और बगल वाले के यहाँ कार नहीं है, तो कोई जलेगा क्यों आपसे। सेम आपको समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ कार है और पड़ोसी के यहाँ कार नहीं है, तो जलने का एक कारण मिल गया कि उसके यहाँ कार है, हमारे यहाँ कार नहीं है, तो ये एक जलन की भावना पैदा की। सेम यही था क्या, जो हमारा भारत था, अगर आप 16 अंग्रेज़ों के आने के पहले 1600 ईस्वी या 17 सेंचुरी में आप पढ़ते जाएंगे इसको, तो आपको पता चलेगा जो हमारा भारत था ना वो बहुत ही संपन्न राज्य था, बहुत ही संपन्न। हमारे यहाँ ना सोने की कमी थी, ना खाने की कमी थी, ना हमारे पास मिनरल्स की कमी थी, ना हमारे पास इंडस्ट्रीज़ की जो छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट्स होते थे, ना हमारे पास मसालों की कमी थी, बहुत ही बहुतायत मात्रा में थी। तो क्या हुआ, जब धीरे धीरे लोग आने चल गए, वास्को डी गामा आपने नाम सुना होगा, धीरे धीरे आया भारत की खोज की, तो उसको पता चला कि यहाँ पास अच्छे अच्छे सामान मिल रहे हैं। तो ये क्या किया, यहाँ से सामान जब लेके जाता था, कम दामों पे लेके जाता था, और जब अपने यहाँ बेचता था तो उसको लगभग 20 से 30 गुना क्या होता था, उसको प्रॉफिट मिलती थी। अब सपोज़ कीजिए कि आपको पता चले कि यहाँ क्या है, कोई सामान है जो कम दाम में मिल रहा है, 5 रुपये में मिल रहा है, और उसको मैं जब बेचूं दूसरे मोहल्ले पे जाके तो उसको 5 का हमको 30 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी भागे जाओगे ना। बिल्कुल यही हुआ, जब धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि एक वहाँ पास एक कंट्री है आपका, वहाँ पास इतने सामान सस्ते में मिलते हैं, और जब इसको ला के अपने देश में बेचो तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट देता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही धीरे धीरे बात फैलती गई, बात फैलते फैलते क्या हो गया, पहुँची ब्रिटिशर्स तक। और ब्रिटिशर भी क्या किए, धीरे धीरे वो आना कहाँ चालू किए, भारत में। और भारत में आने के बाद पहले तो ये बहुत ही अच्छे थे, व्यापार के हिसाब से आए, व्यापार किए, कुछ दिनों तक इन्होंने व्यापार किया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ वो व्यापार करते और चले जाते प्रॉफिट लेके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये क्या करने लगे, जड़ बनाने लगे। जैसे होता है ना कि आपके यहाँ पड़ोसी आते हैं, आपके यहाँ अधिक है तो 1 किलो शक्कर, 1 कटोरी शक्कर दे दीजिए, फिर दूध मांगेंगी, फिर ये मांगेंगी, धीरे धीरे मांगते मांगते आप समझ रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज आते गए और हमारे देश को खोखला करते गए। तो जो अभी आगे पढ़ेंगे कि ये किस पे इफेक्ट किए, बस आप ये समझिए कि जो हमारे पास कॉलोनी हुआ करती थी ना, तो ये सबसे ज़्यादा मेन कारण बनी थी नेशनलिज्म को बूस्ट करने पे। और क्या मैं कहूँगा कि सबसे मेन कारण यही था। सर और कुछ कारण थे, बिल्कुल थे। और कारण क्या थे, जो ट्रांसपोर्टेशन था ना, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें बहुत अहम रोल निभाया था। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, जैसे कि आपको पता होगा कि जब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया कि जब इनको अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना था तो इन्होंने क्या किया, रेल का निर्माण किया। ठीक है ना, आपको पता होगा कि हमारे देश में जो रेल था वो उनका निर्माण किन्होंने किया, अंग्रेज़ों ने किया। तो अंग्रेज़ अपने लिए कर रहे थे, लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिला, हम लोगों को मिला। तो कैसे मिला, जैसे भी कोई भी मूवमेंट होते थे तो हम लोग की जो जानकारी थी या हम लोग के जो जितने भी लोग थे वो क्या क्या करते थे, ट्रेन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी जल्दी पहुंच जाते थे। ये क्या थे, ये नेशनलिज्म को बूस्ट करने के तरीके थे। ठीक है ना, नेशनलिज्म का जो मेन कारण था वो था कॉलोनी, और नेशनलिज्म को बूस्ट करने के ये सब तरीके थे। आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, आपकी मैगज़ीन हो गई, आपके और क्या हो गए, जितने भी हमारे पास जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, जैसे कि आपकी बात करें जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, और आपके
अम्बेडकर साहब हो गए, तो ये सब क्या हुआ, इनके पास जो एजुकेशन था ना ये अच्छा खासा था। ब्रिटिश कॉलोनी से ये ब्रिटिशर से कुछ नॉलेज लेते गए, और क्या हुआ जब ये इस लेवल पे पहुंच गए कि वो समझने लगे कि ये अंग्रेज चाह क्या रहे हैं। उन्हीं की शिक्षा लिए थे, लेकिन अंदर से तो वो भारतीय थे। तो ये समझने लगे थे कि जो आपका ब्रिटिश है ना, ब्रिटिशर्स लोग हैं, ये हमारे भारत को खोखला करना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी ये अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, इनको ये बात समझ में आई, तो ये भी सभी एकजुट हुए और ये जो नेशनलिज्म की भावना है उसको बूस्ट करने में अपना अपना सहयोग किया। दूसरा और क्या थे, जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट चले थे, जैसे आपको सती प्रथा याद होगा, सती प्रथा मूवमेंट चला था। बाल विवाह, जो छोटे छोटे बच्चों का चाइल्ड मैरिज करवा दी जाती थी कम एज में, वो सब। और भी कई मूवमेंट थे सोशल रिलीजियस, जैसे कि जो अनटचेबिलिटी है उसको दूर करना। ये सभी क्या थे, नेशनलिज्म को बढ़ाने के एक तरीके थे। और अगर बात करते हैं तो जैसे आपके नेशनल मूवमेंट आगे जो ये चैप्टर की मेन थीम है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये भी क्या है, ये सब नेशनलिज्म को बूस्ट करने के अलग अलग तरीके थे। तो सर आपने ये भी बता दिया, चलिए ठीक है। तो सर ये जो सब चल रहा था, तो ये बताइए कि ये जो कॉलोनी थी तो इससे इफेक्टेड कौन था। तो अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो इससे अफेक्टेड सभी लोग थे। कैसे? जैसे आप सपोज कीजिएगा कि मैं चालू करता हूँ अपने फॉर्मर से, ठीक है ना। तो फॉर्मर क्या हुआ करते थे, आप थोड़ा इसको अब यहाँ से ध्यान समझिएगा कि जो हमारे पास ब्रिटिश जो कॉलोनी हुई थी ना, वो हमारे देश को कितना हार्म पहुँचा रही थी। तो क्या हुआ, जो आपके पिजनर्स थे, जो हमारे पास फॉर्मर समुदाय था, कम्युनिटी थी, तो सबसे ज़्यादा उनके साथ हो रहा था। कैसे हुआ? तो हो क्या रहा था कि जैसे ही ब्रिटिश होते थे, तो जैसे पहले पास जो छोटे छोटे आपके कृषक होते थे, आपके जो किसान होते थे, उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हुआ करती थी। तो ज़मीनों पे ये क्या किए, क्योंकि इनके पास तो पैसा अच्छा खासा आ चुका था ब्रिटिश के पास, तो ये धीरे धीरे ये किसानों से क्या करते थे ना, इनको लालच दे के या किसी भी प्रकार से इनसे क्या कराते थे, नील की खेती करवाते थे। आपने सोचा होगा, नील फार्मिंग सुना होगा। ये कुल मिला के ऐसे अनाज पैदा करवाते थे जो ज़मीन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी। अगर आपने एक बार नील फार्मिंग कर ली तो आपके जो ज़मीन है ना, तो उसकी जो फर्टाइल जो पावर होती थी वो बहुत ही कम हो जाती थी। ऐसे ही कुछ मोटे अनाज होते हैं जो आपके ज़मीन को हार्म पहुंचाते हैं। तो ये सब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे खेती करवानी चालू की, जिससे क्या हुआ, किसानों की जो ज़मीन थी धीरे धीरे फर्टाइल होना कम हो गई। तो इससे क्या हुए, किसान परेशान होने लगे, उनको उतनी नॉलेज थी नहीं, तो धीरे धीरे किसान क्या हो गए, डिस्ट्रॉय होने चालू हो गए। अब इनको इसका फ़ायदा क्या मिला? इसका फ़ायदा ये मिला कि जैसे ही किसान डिस्ट्रॉय होंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जीविका के लिए, आप इनको जीने के लिए, लिविंगहुड के लिए ये क्या करेंगे, अब लेंगे ये कर्ज, ये लेंगे लोन। अब ये लोन किससे लेंगे? लोन लेंगे बड़े ज़मींदारों से। और बड़े ज़मींदार, अब आप खुद ही सोचिए, जब कोई लोन लेता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार इनके ऊपर ऐसा इंटरेस्ट लगाते थे कि इनकी ज़िंदगी निकल जाती थी, और हो सकता है कि आगे आने वाली जो इनकी जनरेशन है उनको भी लोन चुकाना पड़ता था। ऐसा ये लोग इंटरेस्ट लगाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुई, जब इंटरेस्ट वो नहीं भर पाए तो उनसे ज़मीनें क्या हुई, छीनी गई। जब उनसे ज़मीनें छीनी गई तो उनके पास एक ही सहारा था, एक ज़मीन थी। जब ये ज़मीन छीन ली गई तो ये हो गए बेघर। अब ये मजबूर हो गए जमींदारों के यहाँ नौकरी करने के लिए, कुल मिला के मजदूरी करने के लिए। और जब ये मजदूरी किए तो इनको कभी कम पैसा दिया गया, कभी पैसा ही नहीं दिया गया। कभी काम होता था तो इनसे एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता था और उसमें मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो कुल मिला के इसका एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया था, शोषण चालू हो गया था। तो एक वर्ग ये वाला जो तैयार हुआ, छोटे किसान थे वो तैयार हुए किसके प्रति, कॉलोनीज के प्रति। सर ये तो जमींदार शोषण कर रहे थे, तो ये ब्रिटिशर्स के प्रति कैसे हुए, समझिएगा। जो ब्रिटिशर था, ब्रिटिशर्स ने किनको संरक्षण दे रखा था, ये इन्होंने दे रखा था जमींदारों को। और जो जमींदार के अंडर आते थे वो क्या आते थे, जो हमारे पास कृषक समुदाय आता था, बिजनेस आते थे। तो डायरेक्ट तो ये शासन नहीं कर रहे थे अंग्रेज इनके ऊपर, लेकिन इनडायरेक्ट उन्हीं का शासन था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा जो एक वर्ग था, किसान का वर्ग था, वो क्या हो गया, वो नेशनलिज्म की ओर मूव करना चालू हो गया। ठीक है, तो इनका मेन एम क्या था, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना। ठीक है, तो सर क्या ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इन्हीं को सताया? नहीं,
अब आते हैं जमींदारों के ऊपर, क्योंकि जो आदमी कर्म करेगा उसको तो भुगतना पड़ेगा। तो क्या हुआ था कि अब क्या हो रहा था, जैसे ही जमींदारों को क्या किया गया, जमींदारों को, आपने सुना होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था सुनी होगी, आपने महालवाड़ी सुना होगा। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि इसमें क्या किया गया था। तो जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थे, अब अंग्रेज़ों को ज़्यादा भूख लगी, पहले छोटी छोटी भूख थी तो छोटे छोटे किसानों को खाया, अब उनके पास भूख हो गई बड़ी। तो क्या हुआ कि अब ये क्या होते थे कि जो जितनी भी छोटी छोटी ज़मीनें थी वो एक पूरी ज़मींदारों के पास आ गई। तो जमींदारों को अब इन्होंने डायरेक्ट क्या करना चालू किया, कांटेक्ट करना चालू किया, और उन्होंने बोला कि हमको एक साल में इतना रेवेन्यू चाहिए, ठीक है ना। आपके पास ज़मीन है, आप, हम नहीं जानते आपको क्या करना है, हमको सिर्फ लास्ट में ईयर के हमको इतना रेवेन्यू चाहिए, आप जनरेट करके दो एनी हाउ। तो किसान, तो जमींदार क्या, भूख तो थी उनको भी, तो वो धीरे धीरे क्या किए, वो मान गए इस बात पे। अब क्या हुआ, जब साल का अंत आता गया तो बहुत से जमींदार जो ऐसे थे जो क्या करते थे, नहीं दे पाए, जो रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाए। अब रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाए, अगर उनको करना था तो क्या करते थे, वो सभी जितने भी छोटे छोटे किसान थे जो उनके यहाँ मजदूरी करते थे उन पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, उनको पानी, खाना पानी उनका बंद कर दें, उनको पैसे न दें, मजदूरी न दें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इनके यहाँ के मजदूर थे वो हटना चालू हो गए। तो जब हटना चालू हो गए तो जमींदार तो खुद तो करेगा नहीं खेती, वो लोगों को ही रखेगा। अब लोग ही हट गए तो धीरे धीरे रेवेन्यू क्या हो गया, डिक्रीज़ होना चालू हो गया। जब ये रेवेन्यू डिक्रीज़ हो गया तो जमींदारों के पास रेवेन्यू देने के लिए अंग्रेज़ों के पास कुछ था नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो अंग्रेज़ थे, अब अंग्रेज़ों को सिर्फ भूख थी पैसों से, वो किसी के ही तैसे नहीं थे, ना वो अंग्रेज़ों के थे, ना राजाओं के थे, ना इंडस्ट्रीज़ के थे, किसी के नहीं थे। तो वो धीरे धीरे क्या किए, अब उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना चालू कर दिया जमींदारों का। जितनी भी ज़मीनें थे वो जमींदारों से हड़पने लगे थे। तो एक वर्ग कौन सा तैयार हो गया, किसान का, एक वर्ग तैयार हो गया जमींदारों का। और इन दोनों के मेन एम क्या थे, मेन एम था अंग्रेज़ों को, कॉलोनी को बाहर फेंकना। तो समझ में आ रहा है ना कि नेशनलिज्म कैसे कैसे आ रहा है, सभी लोग कैसे कैसे इकट्ठा हो रहे हैं। अब सर क्या ये किसानों के प्रति था, नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग राजाओं के। राजा भी इससे परेशान थे, भले राजा पूरे देश के मुखिया थे लेकिन ये भी परेशान थे। कैसे परेशान थे आपने एक पढ़ा होगा सब्सिडरी अलायंस, सुना होगा नाम, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहायक संधि। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने इसे लागू किया था। तो इसमें होता क्या था, तो आपको ये पता है कि हमारा देश क्या था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। बड़े राज्य तो अपनी सुरक्षा कर लेते थे, लेकिन बड़े राज्यों से छोटे राज्यों की सुरक्षा कौन करेगा। तो यहाँ पास इन्होंने दिमाग से खेला और लॉर्ड वेलेजली ने एक ऐसा स्कीम लेके आए जो ये जो छोटे छोटे राज्य थे ना, इनको अपने वश में किया जा सके। देख लीजिए, ये दिमाग से बहुत तेज थे। और यही होता है जब आप यूनिटी में नहीं होते हैं, जब आपका परिवार यूनिटी में नहीं होता, भेदभाव होता है, तो सभी टूट के बिखर जाते हैं। तो हुआ क्या था कि जब आपका जो बड़े बड़े राज्य थे, जैसे मान लीजिए मुगल है, और भी बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे राज्य थे, जैसे मराठास हो गए, ये सभी हो गए, तो इनके अलावा जो छोटे छोटे राज्य थे, तो ये क्या हुआ करते थे, इनके पास जो सेना हुआ करती थी, मिलिट्री हुआ करती थी, ये कम हुआ करती थी। तो जब बड़े राज्यों का अटैक होता था, ये अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पाते थे, जाहिर सी बात है। और जब ये सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, ये किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करेंगे जो इनकी सुरक्षा कर सके। बस यही फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने एक स्कीम लाई सब्सिडरी अलायंस की। उन्होंने ये कहा कि आप क्या करो, आप हमारी सेनाओं को लो, जो ब्रिटिशर्स के जो फोर्स थी, मिलिट्री फोर्स थी, आप ऐसा करो कि आप हमारी फोर्स को लो। मेरे पास क्या है, अच्छी फोर्सेस हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट है इनके, तो ये लड़ने में बेहतर है। तो राजाओं को लगा बढ़िया यार। तो राजाओं ने पूछा अच्छा करना क्या होगा। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो हमारी मिलिट्री है ना, जो आपकी मिलिट्री पास आ रही है, उसको बस आप खाने पीने को दो और उसकी जो भी सैलरी होगी आप दो। बढ़िया है। अब आप भी सोचिए, आपको भी लगा होगा ठीक तो है, क्या दिक्कत थी। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये था पहला वाला स्कीम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जियो की जब सिम आई थी, तो जियो की सिम क्या थी, पहले सबको फ्री दिया, सभी खूब कूद कूद के लिए, अरे बढ़िया मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, चलो लेते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सभी को आदत लग गई, अब इसके बिना रहना मुश्किल है, 4 GB डाटा रोज़ मिल रहा है, अरे बहुत बढ़िया है। तो जब इसकी आदत फ्री की लग गई, अब आपने सभी ने क्या किया, ले लिया। अब इसके बाद इन्होंने स्कीम लॉन्च की, किसकी,
किसकी लॉन्च की? इन्होंने लॉन्च की। अब आपको क्या करने का? पे करना पड़ेगा इस नेट के लिए। अब क्या करोगे आप? आदत तो पड़ चुकी है। अब जब आदत पड़ चुकी है तो आपको मजबूरी में ही लेना पड़ेगा। ये कहलाता है बिजनेस, ठीक है ना। मैं यहाँ किसी को हिंट नहीं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपको लिंक करके बता रहा हूँ कि कैसा हो रहा होगा। तो आपको भी लग रहा होगा बढ़िया, राजाओं ने क्या किया, खुशी खुशी ले लिया। अब क्या हुआ, धीरे 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 जैसे समय बीतता गया तो अब अंग्रेजों ने कहा कि आपके पास जो मिलिट्री रखी हुई ना, और क्या हुआ, जब कभी युद्ध होते थे तो मिलिट्री जाती थी। अब सोचिए, थोड़ा यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपका एक राज्य है और दूसरा ये राज्य है, दोनों एक दूसरे से अटैक किए। अब अटैक कैसे होगा? इसके पास भी क्या है, मिलिट्री की फोर्स है, इसने भी क्या है, सब्सिडरी अलायंस ले रखी है, किससे? अंग्रेजों से, और इस राज्य में ने भी ले रखी है। तो आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि ये दोनों राज्य कभी भिड़ेंगे? नहीं भिड़ेंगे। तो क्या हुआ, युद्ध भी नहीं हो रहा, जो आपकी ये दोनों मिलिट्री है ये भी नहीं मर रही है। तो कुल मिला के अंग्रेज अंग्रेज बने हुए हैं, लड़ाई भी नहीं हो रही है, और ये क्या हुआ, धीरे धीरे इनको सैलरी भी मिल रही है। ये होता है दिमाग। अब क्या हुआ कि जब आपका जो इन्होंने रख लिया राजाओं ने तो अब इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि अब आप क्या कीजिए, अब आपको, आपका युद्ध तो हो नहीं रहा है, और अब आप क्या करेंगे, जो भी आपके जो बाहरी निर्णय, फॉरेन जो आपके डिसीजंस होंगे, जो आपके इंटरनल डिसीजन होंगे, आपको मेन सेनापति किसको रखना है, चीफ हेड किसको रखना है आर्मी का, और आपकी और भी जो इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं, ठीक है ना, जो इम्पॉर्टेंट वर्क एक राज्य को चलाने के लिए होता है, तो वो जितने भी वर्क है ना, वो जब आप उसका डिसीजन लेंगे तो जो हमारे पास मिलिट्री मैंने आपको भेजी ना, तो उसका जो चीफ होगा, जो उसका मुख्य आदमी होगा, उसकी सहायता भी आपको क्या होगा, उसकी सहायता भी आपको लेनी पड़ेगी। यानी जब आपके कोई भी डिसीजन, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे, तो उसमें एक मुख्य भूमिका किसकी होगी, जो हमारे तरफ से जो मिलिट्री का चीफ जा रहा है ना, उसकी होगी। और इसको क्या कर दिया उन्होंने, कंपलसरी कर दिया। समझ रहे हैं क्या उन्होंने चाल चली? पहले तो आदत डलवा दी, फिर बोला कि नहीं, अब आप इस नेट के लिए क्या करोगे, पे करोगे। सेम, पहले आपको आदत डलवा दी कि अंग्रेज आपके रहेंगे, जब अंग्रेज रहेंगे तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से रखिए, उनको सैलरी दीजिए और चलता रहेगा काम। तो युद्ध भी नहीं हो रहे थे, वॉर भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि हर जगह तो उन्हीं की मिलिट्री फैली है, कौन लड़ेगा एक दूसरे से। अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बोल दिया, अब आपको आदत पड़ गई है, शांति व्यवस्था बढ़िया चल रही थी, सभी राज्य शांत थे। अब इन्होंने क्या किया, अब धीरे से इन्होंने बोल दिया, अब आपको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? आपको ये पे करना पड़ेगा कि जितने भी आपके मुख्य कार्य होंगे, जितने भी आपके जो इफेक्ट करते हैं आपके राज्य को, उसकी सभी डिसीजन कौन लेगा? आपके डिसीजन में मुख्य भूमिका किसकी होगी? हमारे चीफ की होगी। कुल मिला के डिपेंडेंट हो गया ना, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके रेवेन्यू में, आपके फॉरेन मटेरियल पे, सभी पे क्या हो गया, इनका अटैक हो गया। कुल मिला के ये इंटरफियर करने लगे आपके राज्य पे। यानी आप सिर्फ नाम मात्र के रह गए हो कि आप राजा हो, लेकिन पूरा शासन कौन कर रहा है? ब्रिटिश का वो जो चीफ है। तो इससे क्या हुआ, इससे दो चीज़ें हुई। एक, जो राजा थे ये क्या हुए, ये धीरे धीरे कहाँ आने लगे, नेशनलिज्म में आने लगे। और नेशनलिज्म में जब ये आए तो एक वर्ग और एक कम्युनिटी और तैयार हो गई राजाओं की, जो जिनका मेन एम क्या था, जिनका मेन एम था अंग्रेजों को बाहर करो। किसान, उनका मेन एम अंग्रेजों को बाहर करो। जमींदार, उनका एम अंग्रेजों को बाहर करो। तीसरा, राजाओं का मेन गोल कॉलोनीज को बाहर करो। वेरी गुड। क्या तीन हो गए? एक ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास बीच में सेना आई थी, बीच में अंग्रेजों की सेना आई, तो भारतीय सेना कहाँ गई? उनका भी तो कुछ हुआ होगा, उनकी गई नौकरी। क्यों नौकरी गई सर? अब ये बताइए, आपके पास 4 लोग हैं, 4 में से 2 काम के हैं और 2 काम के नहीं हैं, और आपको पेमेंट भी करना है, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल एग्जैक्ट, आप वही करोगे कि 2 को रखोगे और 2 को बाहर करोगे। तो एक जो हमारे पास सैनिक थी, आर्मी थी राजाओं की, वो क्या हो गई? वो हो गई बेरोजगार, उसको निकाल दिया गया। कुछ बचे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग बाहर चले गए। अब जब मैक्सिमम लोग बाहर चले गए तो ये क्या करेंगे? खाली तो नहीं बैठेंगे। ये भी किस में कूदे? ये भी कूदे हैं नेशनलिज्म में। समझ रहे हैं कैसे लिंक हो रहे हैं सभी? बहुत बढ़िया। हो गया सर, इतने ही लोग थे? नहीं, एक और वर्ग था। एक और वर्ग कौन सा था? इंडस्ट्रीज़ का।
जो हमारे पास उद्योगपति थे, जो हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट के जितने भी ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो कैसे सर? सुनिए, क्या हुआ कि जब अंग्रेज जब आए तो इंडस्ट्री तो ठीक ठाक थी, जो थोड़े भी उन्होंने लगाई, जो पहले से चल रही थी, ठीक थी। लेकिन अब ये क्या कर रहे थे, जितना भी रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल ये क्या करते थे, खरीदते थे। रॉ मटेरियल खरीदा और खरीदने के बाद क्या किया, इसको इन्होंने ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया, अपने ब्रिटिश में कर दिया, इंग्लैंड में कर दिया। तो सर, तो क्या हुआ, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से वो जो रॉ मटेरियल था वो क्या हुआ, गुड्स में तब्दील हुआ। उन्होंने वहाँ से सामान बनाया और सामान को क्या किया, सामान को भेज दिया हमारे इंडिया में। तो सर, तो पहले इसके लिए एक एग्जांपल समझिए आप। सपोज़ कीजिए आपका मोबाइल कोई चोरी कर ले जाए और वही मोबाइल आपको आके बेच दे, कैसा लगेगा? और ये एक बार नहीं हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। सपोज़ कीजिए, कर पा रहे हैं? यही हो रहा था। आपका मोबाइल आपसे कोई चुरा ले गया, आपने ख़रीदा और आपसे कोई चुरा ले जाए और फिर वही मोबाइल आपको लाके बेच दे, कैसा लगेगा? बस एग्जैक्ट वही हो रहा था। यहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के ले जा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, कहाँ, ब्रिटिश में। और ब्रिटिश से इंपोर्ट करने के बाद क्या कर रहे थे, वहाँ से खरीद रहे, वहाँ से ला रहे थे, पूरा गुड्स में तब्दील किया। जैसे रेशम ले गया, मसाले ले गए, और भी कुछ हमारे पास जितने भी मिनरल्स थे और जितने भी हमारे पास मेटल्स थे अच्छे अच्छे, उनको ले गए और वहाँ से उसको गुड्स में तब्दील किया। और गुड्स में तब्दील करने के बाद हमारे भारत को उन्होंने मार्केट बनाया, और हमारे भारत को मार्केट बनाया और वहीं की चीज़ें लाके हमारे भारतीयों को बेची। और ऐसे नहीं बेची कि इच्छा के अनुसार चलिए ले लीजिए, ज़बरदस्ती बेची। जब ज़बरदस्ती बेची तो क्या हो रहा है, जब ज़बरदस्ती बेची तो वही काम हो रहा है कि आपका मोबाइल चुराया और आप ही को बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, इससे हो रहा है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हमारे पास घट रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे भारतीय पैसा था, पहले तो भारतीयों का रॉ मटेरियल यहाँ से निकल गया, और फिर जब सामान खरीद रहे हैं तो जो इसका पैसा है, जो रेवेन्यू है, जो हमारे पास इनकम है, वो भी निकल के कहाँ चली जा रही है, अंग्रेजों के पास चली जा रही है। तो इससे क्या हुआ, हमारा भारत का जो भी हमारे पास इनकम था ना, वो धीरे धीरे घटता गया, जीडीपी घटती गई। समझ रहे हैं? हमारे पास जो हमारी भारतीय हुआ करते थे ना, अंग्रेजों के आने के पहले टॉप जीडीपी में हुआ करते थे, जब हमारे यहाँ से गए ना तो हमारे देश भूखमरी में जी रहा था। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हुए थे, उनको ये तक कहना पड़ गया था, प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा था, आप समझिएगा कितने बड़े व्यक्तित्व है, उनको कहना पड़ा था कि आप 2 जगह की जगह एक टाइम का खाना खाइए। अब ये सोचिए कि किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ जाए कि आप जो जनता है वो उनको कहना पड़े कि आप 2 जगह की जगह एक टाइम का खाना खाइए। सोचिए कितनी शर्म की बात होगी, कितनी ही लज्जा की बात होगी। ऐसा हमारे अंग्रेज करके गए थे हमारे भारत को। जो हमारे पास एक सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, उसको उन्होंने बेच खाया था। समझ रहे हैं ना? और यही हुआ ही था। तो क्या कहाँ थे हम लोग थे कि हमारे पास राजा भी आ गए, सैनिक वर्ग भी आ गया, भारतीय भी आ गया, हाँ इंडस्ट्री में थे। अब क्या हुआ था, तो इंडस्ट्री क्या होगी, धीरे धीरे खोखली होती गई। अब क्या हो रहा था कि ये जो कर रहे थे ना, जो शिल्प आर्ट एंड क्राफ्ट वाले थे, अब सोचिए कि जो कोई मिट्टी से बना रहा है और भी कुछ मेटल से बना रहा है, तो इसमें लगती है थोड़ा टाइम, इनमें लगता है टाइम, पेशेंस लगता है, थोड़ा दम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी कम मिलते हैं। लेकिन यही सोचिए कि जब आपको कोई चीज़ प्लास्टिक की बनी मिले और आपको फैक्ट्री में बनी मिले, जल्दी बन रहा है। अब जहाँ आपका जो मिट्टी वाले खिलौने हैं वो 1 घंटे में 1 तैयार हो रहा है और वही फैक्ट्री 1 घंटे में 100 तैयार करके दे रही है, तो बाज़ार में कौन ज़्यादा दिखेगा आपको? जाहिर सी बात है कौन दिखेगा। जैसे आप एग्जांपल लगा सकते हैं इस समय चाइना का, चाइना के पूरे गुड्स दिख रहे हैं भारत में। कहीं आपको दिखते हैं मिट्टी के बर्तन? अगर दिखते भी होंगे तो थोड़ा थोड़ा कहीं आपके शहर में एक आध जगह दिख जाते होंगे। और जो मैक्सिमम बाज़ार है वो किससे भरी पड़ी है? वो भरी पड़ी है आपकी चाइना के सामानों से, ठीक है ना। तो यही क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये जो हमारे शिल्प थे, आर्ट एंड क्राफ्ट थे, वो लोग भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते गए। जब ये डिस्ट्रॉय होंगे तो इनके पास काम ही क्या था? अब इनसे क्या है, जो ये वाले समुदाय था आर्ट एंड क्राफ्ट वाला, इनसे तो एक ही काम बनता था। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे मजदूरी में आने लगे। जब मजदूरी में आने लगे तो इनका स्ट्रेंथ तो था नहीं, तो ये भी धीरे धीरे क्या हो गए, बेरोजगार होते गए। एक लाइन से हमारे पीजन्स बेरोजगार हो गए,
हमारे पास सैनिक बेरोजगार हो गए, हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट वाले जितने भी लोग थे वो बेरोजगार हो गए। तो ये सभी क्या हो गए, इन सभी का जो आज़ादी थी, इन सभी की जो फ्रीडम थी वो क्या हो गई, सभी की डिस्ट्रॉय हो गई। अब सभी को क्या चाहिए था, आज़ादी चाहिए था। लेकिन आज़ादी किससे, आज़ादी चाहिए था ब्रिटिशर्स थे। तो नेशनलिज्म में क्या होता है, नेशनलिज्म में होता है कि जो आज़ादी होती है ना, चाहिए सभी को होती है, लेकिन सभी के आज़ादी के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि उस समय के लोग जो थे, अनटचेबिलिटी बहुत हाई लेवल पे थी। तो किसी को चाहिए था अनटचेबिलिटी से, हाँ अंग्रेज़ों से तो हो जाए लेकिन अनटचेबिलिटी से भी तो दूर करो, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी से दूर करो। किसानों का क्या था, किसानों का था कि हमको खाने पीने की तो दो, ठीक है अंग्रेज़ तो दूर होते रहेंगे लेकिन हमको कुछ जीने के लिए दो, हमारी ज़मीनें वापस कर दो। तो एक था अनटचेबिलिटी वाले लोग थे, एक था हमारी ज़मीनें दे दो, राजा थे हमको हमारा राज्य दे दो, समझ रहे हैं। जो सैनिक वर्ग था वो कह रहा था हमको हमारी नौकरियां दे दो, इंडस्ट्रीज़ वाले थे बोले थे हमको हमारा रॉ मटेरियल दे दो। तो सभी के लिए आज़ादी के मायने अलग अलग थे, लेकिन सभी का जो कॉमन एम था वो था कि ब्रिटिश को बाहर करो। तो क्या सर ये जो हमारे भारतीय थे उनके दिमाग में था ये कि जो ब्रिटिश को बाहर करो, नहीं था, यही तो नहीं था। और इसको लाने का श्रेय किसे जाता है, इसको लाने का ही श्रेय जाता है हमारे महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी को। जब ये आए भारत आए, जब ये भारत में लौट के वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो इन्होंने ये देखा अब चालू होता है आपका चैप्टर, ठीक है ना, अब चालू होता है। तो जैसे ही आपका ब्रिटिश जो महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारे भारतीय हैं, जो हमारे भारतीय जन हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो सभी नेशनलिज्म में तो कूद रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं लेकिन उनका एम नहीं क्लियर है। वो यूनाइट होना तो चाह रहे हैं लेकिन यूनाइट होके भी आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ मेरा ये वाला एम है मैं इसके लिए लड़ूंगा, मेरा ये एम है इसके लिए लड़ूंगा। अगर आपको पता होगा 1857 बात होगा कि जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था जिसे आप फर्स्ट इम्यूनिटी कहते हो, तो आपको ये पता होगा कि उसके जो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था उसके पीछे भी कुछ रीज़न यही थे। क्या था, जो हमारे भारतीय थे, जो सैनिक थे, वो क्या हुआ थे, वो अपने एम के लिए लड़ रहे थे। कुछ राजाएं अपने एम के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग अपने एम के लिए लड़ रहे थे। अगर वो सभी एक एम के लिए लड़े होते तो हो सकता है कि 1857 में ही हमारा देश आज़ाद हो गया होता, समझ रहे हैं। तो यही क्या हालत हो रही थी, यहाँ भी हो रही थी। अच्छा आपको लगता होगा ना हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, कितना बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि हमको आगे भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं करना है। हिस्ट्री हमें ये बताती है, ये सिखाती है कि जो हमारे पीछे, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पीछे के भारतीयों ने जो जो हरकतें की हैं, जो जो गलत डिसीज़न लिए हैं वो हमको नहीं करना है, और जो अच्छे डिसीज़न लिए हैं वो कैसे लिए हैं, जो वो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों में उन्होंने कैसे भारत को निकाला है, वो हमें आगे जाकर डिसीज़न लेने हैं। तो इतिहास सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ थे हम, तो जो भारत में आए, गांधी जी आए, तो उन्होंने देखा कि सभी लोग क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म में तो आ रहे थे लेकिन सभी का एम क्लियर नहीं था। अब जब एम क्लियर करना है तो एम क्लियर करने के लिए क्या हुआ, गांधी जी के अंदर ये पावर थी कि सभी ने उनको बोला अरे इधर आओ, चलो सभी लोग इधर कूद कूद के आओ। सभी को इकट्ठा बुलाया, जैसे हमारे यहाँ टीचर नहीं होते, सभी बिखरे हुए होते हैं, जब प्रेयर करने जानी होती, चलो 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 लगो लाइन में लगो। तो सभी को क्या बोला उन्होंने, लगो एक लाइन से, सभी लोग लगो एक लाइन से। और जब एक लाइन से लग गए तो सभी को बताया देखो तुम्हारा एम नहीं है। जैसे बताते हैं ना स्कूल में जब आपकी प्रेयर होती है तो आपके जो प्रेयर में होती है तो हो सकता है जैसे कि आपके यहाँ जो प्रेयर होती है वो कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होती हो, या हो सकता है आपके यहाँ नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग होता हो। लेकिन क्या होता है, कम्युनिटी तो अलग अलग होती है ना, सभी के धर्म अलग अलग होते हैं। तो ऐसा ही क्या हुआ कि सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया, सभी के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग थे। किसी को अनटचेबिलिटी से लड़ना था, किसी को अपना राज्य चाहिए था, किसी को क्या चाहिए थे, नौकरियां चाहिए थी, किसी को अपना ट्रेड चाहिए था। तो सभी को एक साथ खड़ा किया और एक साथ खड़ा करके क्या बोला, सभी का गोल एक है, ये घर की लड़ाई बाद में सुलझा लेना, पापा मम्मी चाचा चाची इन सभी की लड़ाई बाद में सुलझा लेना, पहले मेन एम तो देखो, पहले पड़ोसी आंटी को तो बाहर करो। तो मेन एम क्या था, उन्होंने गांधी जी ने बताया, दादाजी हमारे जो घर के मेन है उन्होंने बताया कि पड़ोसी आंटी को पहले दूर करो अगर अपने घर को बचाना है। तो घर वाली समस्याएं तो बीच में सुलझ जाएंगी, ठीक है, घर में अनबन होती रहती है, पहले इनको हटाओ जो बाहर वाले व्यक्ति हैं।
तो गांधी जी ने भी यही सजेशन दिया कि पहले एक कॉमन मोटो लेके आओ, कॉमन ऑब्जेक्टिव लेके आओ कि हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है कॉलोनीज को बाहर करना। जब ये बाहर हो जाएंगी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग अपने अपने धीरे धीरे रिफॉर्म करेंगे और उसको सुधार लेंगे, अंततः वो सुधार ही जाएगा। तो हमारे यहाँ जो मेन जो लीडर हुए वो हुए महात्मा गांधी, जिन्होंने क्या किया सभी समुदायों को एक साथ लेके आए, और जब एक साथ आ गए उसके बाद हमारा देश धीरे धीरे आज़ाद होने की तरफ बढ़ता गया। तो हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो मेन पढ़ना है गांधीयन एरा, 1915 से लेके 1947 तक की जो बीच की हमारे पूरा टाइम पीरियड है ना, तो उसमें कौन कौन से मूवमेंट हुए। अब लाना इतना सरल बात नहीं थी, कई तरह की हमारे पास लड़ाइयाँ हो रही थी। आप 1906 में पढ़ेंगे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का, सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें क्या हो गए थे, जो हमारे पास दो कम्युनिटीज़ थी, एक क्या थी जो हिंदुओं की ही बात भारतीयों की बात कर रहा हूँ, तो एक क्या थी आपकी लेफ्टिस्ट थी, एक राइटिस्ट थी। तो ये क्या हुए दोनों अलग हो गए। एक चाह रहे थे कि आराम से चलते हैं बिल्कुल बिना वायलेंस के चलते हैं, और एक चाह रहे थे वायलेंस से चलो। तो दोनों क्या हुआ उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों अलग हो गए। तो ऐसे भी मूवमेंट आए हैं, बीच में हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं इसको कंक्लूड करूं पूरे लेक्चर को, तो ये समझना चाहिए कि जो हमारे पास नेशन बना और नेशन बनने के बाद जो नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई, उसका जो मेन एम था वो मेन एम था कॉलोनीज़ को बाहर करना। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, सभी जो भारत के समुदाय थे वो सभी उनकी यूनिटी को हैम्पर कर रहे थे, उन सभी को भिड़ा रहे थे, उनको भड़का रहे थे और उनको धीरे धीरे अलग कर रहे थे। तो यही जब सभी इकट्ठा हुए और जब एक कॉमन मोटो के लिए सभी लड़ने लगे तो इसको क्या कहा जाता है, नेशनलिज्म कहा जाता है। ठीक है ना। आई होप कि आपको थोड़ा ये लेक्चर लंबा हो गया होगा, लेकिन आई होप कि आपको एक माइंड में मैप बना होगा कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो आ क्यों रही है। ठीक है ना। ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो आप शायद ये आप पहले पढ़ भी आए होंगे पिछली क्लासों में, तो आपका एक बिल्कुल एक मोटो क्लियर हुआ होगा कि हमको जो ये चैप्टर पढ़ना है वो क्यों पढ़ना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो आगे जो आप पढ़ेंगे ना, जो आपको आगे आगे मिलता जाएगा, दांडी मार्च मिलता जाएगा और आपको असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मिलते जाएंगे, ये हो क्यों रहे हैं। इन सभी के पीछे की जो थीम थी ना वो मैंने आपको समझा दी। अब हम लोग आगे वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे कि ये जो अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अभी।